नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात एमपी अब तक में अमरवाड़ा उपचुनाव की। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने कमलेश शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से धीरन शाह इनावती प्रत्याशी हैं। वहीं जीजीपी से देवरान भलावी उम्मीदवार हैं। जीजीपी प्रत्याशी के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज उन्होंने की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए थे। लिहाजा अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है। उधर कल की वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हैं। कुल 332 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। बारिश को देखते हुए चुनाव आयोग ने अलग से इंतजाम किए हैं। 332 में से 11 बूथ पिंक बूथ बनाए गए हैं। तो अमरवाड़ा के उपचुनाव की जंग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का और साख का सवाल भी है। कमलेश शाह वर्सेस धीरन शाह इनावती यह मुकाबला है, लेकिन सियासत के जानकार कह रहे हैं कि जीजीपी भी अहम कड़ी निभाएगी। राजेश करमेले हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अमरवाड़ा से ही। राजेश, कल की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं। आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था की गई है और सुगबुगाहटें कैसी हैं? जी देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग मतदान केंद्रों में मतदान दल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद हैं, पहुंचाए जा चुके हैं। रिजर्व फोर्स वहां लगाई गई है। 56 जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय अधिकारियों का दल वहां मौजूद है। तमाम तरीके की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने ये भी तैयारियां की हैं कि मतदान करने जब मतदाता पहुंचे तो उन्हें किसी तरीके की तकलीफ ना हो पाए। क्योंकि बारिश का समय है, निश्चित तौर पर बूंदाबांदी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं वाटरप्रूफ पंडाल भी लगाए गए हैं। जी राजेश, बीजेपी को विश्वास है कमलेश शाह पर, जो 3 बार के विधायक वहां पर रहे, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आए थे, यानी कि जो अमरवाड़ा की सीट है वो परंपरागत कांग्रेस की सीट है, तो इसलिए जीत कांग्रेस की होगी। लेकिन जो सियासत के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि इस सीट पर नजर जीजीपी पर भी रखनी होगी। बिल्कुल, देखिए ये सीट परंपरागत जो है वो कांग्रेस की रही है। हालांकि बीच में जरूर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन शाह भट्टी विधायक बने थे। इसके बाद प्रेम नारायण ठाकुर ने भी यहाँ पर विधायकी की है जब वो भाजपा में चले गए थे। लेकिन जो आदिवासी वोट बैंक यहाँ का बना हुआ है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस ऐसी मानती रही है और लगातार आदिवासियों के बीच पहुंचकर उनके हित में काम करने की बात करती आ रही है। और यही एक वजह रही है कि कांग्रेस इस सीट को परफेक्ट और पक्की मानती रही है। लेकिन अब चूंकि राजा कमलेश शाह भाजपा में गए हैं, उनका एक अपना ऑरा है, उनका एक अपना क्षेत्र है। हर्रई और अमरवाड़ा इलाका जो है राजघराने का बड़ा इलाका रहा है। लेकिन यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गणित बिगाड़ती पूरी तरह नजर आ रही है। अभी लोकसभा में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे तो उन्होंने तकरीबन 50,000 वोट लेकर के पूरा गणित खराब कर दिया था कांग्रेस का। खासतौर पे कांग्रेस के जानकार भी ये मानते हैं कि इस बार भी अगर अमरवाड़ा में उन्होंने ज्यादा वोट लिए, वोट काटे, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। बीजेपी भी यही राह देख रही है कि कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़ा डेंट कांग्रेस को देने की तैयारी है। जी राजेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अमरवाड़ा उपचुनाव में कल वोट डाले जाने हैं। वोटिंग से पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अमरवाड़ा की जनता जनार्दन से ज्यादा मतदान करने की अपील की। कहा कि एक एक वोट अमरवाड़ा के विकास को सुनिश्चित करेगा। वीडी शर्मा ने कहा कि अमरवाड़ा उपचुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव है और ये एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भाई कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं। मैं अमरवाड़ा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं, इस लोकतंत्र के महापर्व के इस विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें।
मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब छात्र छात्राएं जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे, सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी दी है। सरकारी कॉलेजों में अब ड्रेस कोड का पालन सख्ती से किया जाएगा। वर्तमान में ज्यादातर कॉलेजेस में यूनिफॉर्म लागू है, लेकिन उसका पालन नहीं होने से विद्यार्थी कॉलेज में अपनी मनमर्जी से ड्रेस पहन कर आते हैं। अब सरकारी कॉलेजेस में छात्र छात्राएं जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र अब ड्रेस कोड में कॉलेज पहुंचेंगे। ड्रेस कोड को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अब गणवेश की व्यवस्था होगी, यानी कि हर कॉलेज का अपना एक यूनिफॉर्म होगा। इससे डिसिप्लिन आएगा और जो बाहरी तत्व होते हैं, बाहरी स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनकी पहचान हो सकेगी। इस मंशा के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ शिकायतें आई थी, उसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा या फिर एक डिसिप्लिनरी एक्शन आप इसे मानते हैं? ऐसा से ही महाविद्यालयों में शिकायत आती है कि बाहर के छात्र घुस गए। प्राचार्य को और व्यवस्था के लोगों के लिए कठिनाई होती है कि वो दूर से किसी को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करते करते, विचार विमर्श करते करते, छात्रों में विश्वास पैदा करते करते, अभिभावकों में विश्वास पैदा करते करते हम एक गणवेश हर महाविद्यालय का अपना हो, ताकि उसकी अलग पहचान भी दिखे, अनुशासन भी हो, और विद्यार्थियों में भी कोई कैसे कपड़े पहन के आए, कोई कैसे कपड़े पहने, उसके बजाय एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे तो उनमें भी समानता की भावना प्रकट होगी। सर, ये सभी के लिए लागू होगा? सारे स्टूडेंट्स, भले ही वो किसी भी जाति धर्म के हों, समाज के हों? देखिए, इसमें जाति धर्म का विषय नहीं है। ये तो जो जिस कॉलेज में जो पढ़ता है वो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगा, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत व्यापक विमर्श के द्वारा ही आगे जाकर के इसको लागू करें, ताकि सब लोगों में एक ड्रेस के प्रति भावना जागृत हो और महाविद्यालय में एक समानता का भाव प्रकट दिखे। इस प्रकार की कोशिश हम करेंगे। सर, किन्हीं परिस्थितियों में कोई विशेष छूट की बात भी है क्या सर इसमें? देखो, मैं समझता हूं कि जो हम तय करेंगे वो बहुत अच्छा निर्णय होगा, सभी लोगों से विचार विमर्श करके, और सब लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए इस विषय का कोई यहाँ महत्व नहीं होगा। ठीक। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक डिसिप्लिन हो, इसलिए ये निर्णय, ये फैसला जो है वो सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पहले जबलपुर के 11 बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उनके प्रिंसिपल और संचालकों को गिरफ्तार किया गया। अब इन स्कूलों को नियम के खिलाफ फीस लौटाने का फरमान जारी किया गया है। पहले चरण में जिला शिक्षा विभाग ने 5 निजी स्कूलों को अभिभावकों की फीस लौटाने का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने 5 स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ाई गई स्कूल फीस की राशि अभिभावकों को तत्काल लौटाई जाए। शेष 6 निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को अमान्य करने और लॉटरी संबंधी आदेश जल्द ही जारी हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को 2018 से लेकर 2024 तक बढ़ी हुई फीस की राशि को अभिभावकों को लौटाने के आदेश दिए हैं। स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। उन स्कूलों के में से 11 में से 6 के आदेश कल जारी कर दिए गए हैं। शुल्क प्रतिदाय आदेश है। 2018-19 से लेकर 24-25 तक जो उनने शुल्क वृद्धि की थी वो अमान्य की गई है, तो उसको वापस करेंगे और पूर्व की शुल्क वर्तमान में रहेगी, ये आदेश कर दिया गया है। इधर प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल और कर्मचारियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि प्रिंसिपल और कर्मचारियों की भूमिका सिर्फ आदेशों का पालन करने वाली है। निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और कर्मचारी लगभग 50 दिन से जेल में सजा काट रहे थे। जिला प्रशासन ने 27 मई को इनकी गिरफ्तारी की थी। निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस वृद्धि और सरकारी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई थी। प्रशासन की जांच के बाद 11 निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी। कोर्ट ने यह माना है कि ये ऑफेंस प्रिंसिपल्स और एम्प्लॉइज पे बनता ही नहीं है। एट बेस्ट अगर ये
बन सकता है तो सोसाइटी के हेड के ऊपर बन सकता है, नॉट ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ द सोसाइटी जो सिर्फ काम कर रहे हैं वहां पे। जस्ट बिकॉज वो एक बॉडी के मेंबर हैं, आप उनको उठा के जेल में बंद नहीं कर सकते। इधर एमपी के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 9वीं क्लास में प्रवेश की आयु सीमा को खत्म कर दिया गया। अब 9वीं में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 13 साल अब तक थी। आदेश के बाद अब 13 साल से छोटे बच्चे भी 9th में प्रवेश ले सकेंगे। खंडवा में पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आज उसकी 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के लिए आतंकी फैजान को रवाना कर दिया गया। कोर्ट ने उसे 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। फैजान को एक बार फिर 22 जुलाई को कोर्ट में पेश करना होगा। इसके पहले मध्य प्रदेश एटीएस ने उसका मेडिकल कराने टीम उसे खंडवा लेकर पहुंची थी। इस दौरान उसने मीडिया कर्मियों को फैजान ने विक्ट्री साइन दिखाया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आज आरोपी मोहम्मद फैजान को विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एटीएस के द्वारा, और न्यायालय ने दिनांक 22/7 को उसे पेश करने के लिए उन्हें बोला है और उसे जेल पहुंचा दिया गया है। एमपी एटीएस ने 4 जुलाई को खंडवा से फैजान को गिरफ्तार किया था। आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी, उसको आज फिर से खंडवा न्यायालय लाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी टीम जो है एटीएस एमपी की फैजान को यहाँ खंडवा की कोर्ट में पेश किया गया है। इसके पहले उसे आज उसके घर भी ले जाया गया था, टीम ने वहाँ भी सर्चिंग की है। इसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर जाकर उसका मेडिकल कराया गया। और अब जो ये टीम है ये न्यायालय पहुंची है। न्यायालय के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लगातार जो गाड़ियां आप अलग अलग तरह से देख रहे हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे कोर्ट परिसर में भी इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। एटीएस एमपी की टीम, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो गाड़ी जा रही है इसी में फैजान को ले जाया जा रहा है और यहाँ पर ये टीम अब यहाँ से जा रही है। ये कहा जा रहा है कि फैजान कई और राज खोल सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2028 में होने वाले सिंघस से पहले बड़ा फैसला लिया है। मोहन यादव सरकार ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को राजधानी भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन शिफ्ट करने का फैसला लिया। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंघस से पहले ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक को भी उज्जैन स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। वर्तमान में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राजधानी भोपाल सतपुड़ा भवन से संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब ये विभाग भोपाल से संचालित नहीं होगा। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अब उज्जैन स्थित सिंघस्थ मेला प्राधिकरण के भवन से संचालित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग प्रदेश में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के साथ साथ अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का आयोजन करता है। इसी विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन भी किया जा रहा है, जिसके चलते सीएम डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक को भी उज्जैन स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। साथ अब धार्मिक मुख्यालय भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फैसला है और आप हमारे साथ में कांग्रेस नेता रवि राय हैं, इनसे पूछेंगे। राय साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फैसला आया है कि धार्मिक मुख्यालय उज्जैन होगा, क्या समझते हैं? निश्चित रूप से उज्जैन शहर के लिए यह फैसला उचित है, स्वागत योग्य है। चूंकि उज्जैन एक धार्मिक शहर है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है। राजा भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्य, विक्रम संवत की स्थापना, माँ शिप्रा का पावन जल और भगवान महाकालेश्वर की नगरी और सिंहस्थ कुंभ की नगरी, तो निश्चित रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये नगरी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी रही है। और अगर इसे पुनः धार्मिक स्थल में प्रशासनिक दृष्टि से अगर इसको राजधानी बनाया जाता है तो उसका कदम हम स्वागत योग्य कदम है।
अब बात करेंगे इंदौर की, जहां तेजाजी नगर स्थित परमधाम आश्रम से एक मानसिक दिव्यांग बच्चा गायब हो गया। इस बच्चे को युग पुरुष आश्रम में कालरा फैलने और बच्चों की मौत होने के बाद परमधाम आश्रम में शिफ्ट किया गया था। मानसिक दिव्यांग बच्चे के लापता होने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। आश्रम के जिम्मेदारों ने मामले की जानकारी जिला प्रशासन और तेजाजी नगर पुलिस को दी। मानसिक दिव्यांग की तलाश के लिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पता चला तो सबसे पहले मैं भरकुआ थाने पे गई, वहाँ पर मैंने केस दर्ज कराया, लेकिन पता चला कि वो केस यहाँ का नहीं, तो फिर मैं इधर आगे वाले थाने पर गई तो और वहाँ पे पूरा दर्ज कराया। पिता धन सिंह है, जो उम्र 16 वर्ष है। यहाँ की जो अधीक्षिका थी अनीता शर्मा मैडम, उनने आकर के बताया कि सर वो शाम को 4 बजे तक के था और 7 बजे वापस जब गिनती करी तो उसमें वो नहीं था। तो आकर के उनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर से इसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बालक की तलाश की। सीहोर के इछावर थाना क्षेत्र के गांव बोर्दी कला में 2 सगे